गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं। तो न्यायपालिका के भारत में अगर बात की जाए तो 3 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, और उसके बाद क्या होता है, उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर जिला या फिर सत्र न्यायालय होता है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उच्चतम न्यायालय क्या चीज़ है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका, हायर जुडिशियरी कहते हैं। किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हायर जुडिशरी कहते हैं। वही उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर, जैसे आपने अभी देखा कि जो नीचे के न्यायालय हैं, नीचे के न्यायालय कौन कौन से हैं? जिला और सत्र न्यायालय, ठीक है। तो जिला और सत्र न्यायालयों को, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? निम्नतर न्यायपालिका यानी कि लोअर जुडिशियरी कहते हैं, या फिर इसे अधीनस्थ न्यायपालिका भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं। चलिए, अब ये कई सब डिवीज़न होते हैं, कई उप स्तर भी होते हैं, जिसे आप ये क्या कहते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं, ठीक है। अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो जितनी भी लोअर जुडिशरी है, निम्नतर न्यायपालिका है, उस पर नियंत्रण किसका होता है? उच्च न्यायालय का। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है उच्च न्यायालय का, ठीक है। यानी कि जो आपका उच्च न्यायालय है, इनके निर्णयों की अपील तो सुनता ही है, आप नीचे से ऊपर की ओर अपील कर सकते हैं। लोअर जो जुडिशरी है उससे हायर जुडिशरी में अपील कर सकते हैं, लेकिन इनके जो प्रशासन की निगरानी है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी आपका उच्च न्यायालय देखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उच्च न्यायालय के प्रशासन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं होता है। न्यायिक दृष्टि से तो अब इसके अधीन होता है। जैसे हाई कोर्ट में अगर आप गए, हाई कोर्ट में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है उच्च न्यायालय। लेकिन अगर प्रशासनिक दृष्टि की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है उच्च न्यायालय पर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या कर सकता है हाई कोर्ट के संदर्भ में। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है कि जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, इसके निर्णयों को बदल सकता है, ठीक है। जब आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसके निर्णयों को बदला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो या उनके ट्रांसफ़र की बात हो, स्थानांतरण भी किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसके अलावा भी, न्यायपालिका के अलावा भी कुछ ट्रिब्यूनल होते हैं, अधिकरण होते हैं, ठीक है। अधिकरण ये क्या होते हैं? किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखने के लिए स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भाग 14 क जोड़कर, ठीक है। कौन सा भाग जोड़ा गया है? 14 क, और आर्टिकल है 323 क और 323 ख, ठीक है। तो न्यायपालिका के अलावा कुछ ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं। इनका भी कार्य जुडिशरी की तरह से ही होता है। लेकिन जो ये अधिकरण होते हैं, ये जुडिशरी की तरह पूरी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। इसको आप क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है? अभी जैसा कि मैंने बताया कि किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमीशन भी बनाए जाते हैं अधिकरणों की तरह, कुछ बोर्ड बनाए जाते हैं, कुछ फोरम बनाए जाते हैं। ये सब भी कार्यरत हैं, जिनकी कार्यशैली अधिकरणों के काफ़ी समान है। और इसके अलावा आप देख लीजिए, न्यायपालिका के प्रयोगों से विकसित कुछ अन्य संस्थाएं हैं, जैसे कि लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई अदालत, ग्राम न्यायालय। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम हायर जुडिशरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं, हमारे संविधान में संघीय न्यायपालिका की बात की गई है, फेडरल जुडिशरी की बात की गई है, और इसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है भाग 5 के अध्याय 4 में आर्टिकल 124 से 147 तक। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि भाग 5 में अध्याय 4 और आर्टिकल 124 से 147 तक। अब इन आर्टिकल्स में बात क्या की गई है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है, इसकी स्वतंत्रता की, इसकी न्याय क्षेत्र की, इसके शक्तियों की और इसके प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों की बात इन आर्टिकल्स में की गई है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा संविधान है उसमें जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। तो आपका ये जो न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है, वो भी वही उसी का एक प्रतिरूप है। ठीक है, और संघीय न्यायालय होने के साथ साथ यह अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। यानी कि अगर आप पहले लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में, जब हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। और ये क्या है, अंतिम अपीलीय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। 143 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट को एडवाइस की तो वह उच्चतम न्यायालय से ले सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, इसके गठन की प्रक्रिया को देख लीजिए। ठीक है, तो भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124(1) के अनुसार इसमें क्या कहता है, इसको याद रखिएगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। जब हमारा मूल संविधान था उसमें 7+1 की बात की गई थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 जो हैं अन्य न्यायाधीश होंगे। और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी। समय समय पर संसद ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं इनकी संख्या को बढ़ाया है। और इस समय की संख्या क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, अभी मैं बता रहा हूं डिटेल में। तो इसमें देखिए, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 7 से कम नहीं कर सकती है। ठीक है, इस समय की बात करें तो 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं, 34, यानी कि 33 कुल हैं और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर मूल संविधान में मैंने बताया कि कितनी संख्या थी, 8 संख्या थी। समय समय पे बढ़ाया गया और आज कितनी है, 34 न्यायाधीश हो गए हैं। चलिए, अब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। तो आर्टिकल 124(2) अनुच्छेद 124(2) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके, राष्ट्रपति क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो भारत में ऐसा सिस्टम है कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जजों के सलाह से होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात अगर करें तो उनके संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है, और अनुच्छेद 124(2) में लिखा गया है, ये जो परामर्श है, कंसल्टेशन है, इसका तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से है। ठीक है, तो उसका एक सिस्टम बनता है, कोलेजियम सिस्टम बनता है। तो इसमें देख लीजिए, मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल, कोलेजियम से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो है वो मुख्य न्यायमूर्ति जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे एडवाइस लेता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्य जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो खुद से ही सब कुछ करके भेज देंगे। वो जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल बनता है, कोलेजियम बनता है, उससे परामर्श करके ही भेजते हैं। और इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति भी अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। यानी कि जो दूसरा सबसे वरिष्ठ यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसके बाद जो भावी मुख्य न्यायमूर्ति होने वाला है उसको भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए। इसके बाद क्या है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे योग्यता और वरिष्ठता के द्वंद्व के संदर्भ में वरिष्ठता को आधार बनाया गया है। वरिष्ठता के आधार पर ही
जज जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो वरिष्ठता के आधार पर ही बनेंगे, योग्यता के आधार पर नहीं। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में किस आधार पर होती है? वरिष्ठता के आधार पर होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, और ये मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस व्यवस्था के विकल्प के तौर पे जब ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो इसने एक दूसरा बनाया था सिस्टम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे NJAC कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषित कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि ये क्या है, मूल स्ट्रक्चर जो आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज लगा सुप्रीम कोर्ट को और उसने इसके क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब हम समझ लेते हैं कि कोलेजियम सिस्टम और जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग थी, इन दोनों में मतलब क्या इन्होंने चेंज किया था। तो कोलेजियम सिस्टम आपको पता है कि इसमें जजों की संख्या 5 होती है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा था। और नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए। यदि कोलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। अगर 5 हैं, 5 में से 2 भी विरुद्ध में हैं, यानी कि बहुमत से इसमें फैसला नहीं होता है, आम सहमति से फैसला होता है। कोलेजियम के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। अब ये जो आपका NJAC बना था, इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या चेंज किया था। इसमें जो न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्यों की संख्या इन्होंने 6 करने का प्रावधान किया था। 6 सदस्यों में एक मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया गया था अध्यक्ष के रूप में, और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। एक सदस्य के रूप में भारत का कानून व न्याय मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान था। तो उसमें क्या था कि जो आपका कोलेजियम सिस्टम में केवल जज हैं, और इसमें क्या है, इन्होंने 6 सदस्य को शामिल किया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि 3 ये हो गए, और 3 लोग और लिए गए। कौन? भारत का कानून व न्याय मंत्री और प्रख्यात व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान था। तो कैसे करना था? 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे। ठीक है, तो प्रख्यात व्यक्तियों में किसी एक का चयन अनुसूचित जाति से होना था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाओं में से किया जाना था। और कोई जो विख्यात 3 वर्षों के लिए नाम निर्दिष्ट किए जाने और पुनर्नाम निर्देशान के लिए पात्र नहीं होने का प्रावधान था। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भी 2 सदस्य वीटो कर देते तो ऐसी स्थिति में उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के सम्मुख नहीं की जाती। तो ये व्यवस्था की गई थी, प्रावधान किया गया था NJAC में, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इस समय अगर बात करें कि कौन सी व्यवस्था लागू है, तो कोलेजियम सिस्टम ही लागू है, जिसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। उनके एडवाइस पर ही राष्ट्रपति के पास जो लिस्ट भेजी जाती है उसी में से उन्हें नियुक्त करना होता है। चलिए देखते हैं मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे करते हैं। संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। 124(2) में दिया गया प्रावधान ही मुख्य न्यायमूर्ति पर भी लागू होता है। ठीक है, अब मुख्य न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति थी उसको लेकर सवाल यह है कि सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए या फिर योग्यता, एबिलिटी के आधार पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो 1958 में एक विधि आयोग बना था, लॉ कमीशन बना था, और उसने अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश दी कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। किसके आधार? उसकी योग्यता को भी महत्व देना चाहिए। किंतु प्रश्न उठता है कि जो वरिष्ठता है, सीनियरिटी है, एबिलिटी है, ठीक है, इनके आधार पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 1973 तक तो ऐसा हुआ था, लेकिन 1973 के बाद 1973 और 77 में 2 बार वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन हुआ है। एक बार 1973 में क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इन्होंने 3 न्यायाधीशों को सुपरसीड करके, ठीक है, जो 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे उनको छोड़ करके उसके बाद इन्होंने श्री A.N. रे को मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर दिया। उसका कारण था क्योंकि केशवा भारती मामले में इन लोगों ने
सरकार के विरुद्ध फैसला दिया था, तो सरकार नाराज़ थी, तो सरकार ने इस कदम को उठाया था। ठीक इसी तरह से एक बार और होता है 1977 में जब जस्टिस एएन रे जब रिटायर होते हैं, तो हंसराज खन्ना वरिष्ठतम न्यायाधीश थे और उनकी वरिष्ठता क्रम को लांघकर उस समय इंदिरा गांधी जी की ही सरकार थी और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जस्टिस हमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त कर दिया। कारण क्या था, क्योंकि ये जो थे आपके, इन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में इनका जो निर्णय इन्होंने दिया था उससे इंदिरा गांधी नाराज़ थी, इसीलिए इन्होंने हंसनाथ खन्ना की वरिष्ठता क्रम को लांघकर किसको बना दिया, जस्टिस हमीदुल्ला बेग को बना दिया गया। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता रहा कि सरकार अपने मनमाने तरीके से ऐसा कर सकती है, तो इसलिए अब अस्थायी रूप से ये निर्धारित कर दिया गया है कि अब अगर मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होगी तो किसके आधार पर होगी, वरिष्ठता के आधार पर होगी और यही सिद्धांत अब चल रहा है, स्थिर हो चुका है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो हमारे न्यायाधीश होते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है इन जजेज की, तो इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 124(3) में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है, अब यहाँ कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, 3 लिखी हुई हैं, इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन को पूरा करना चाहिए। पहला क्या है कि किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही उच्च न्यायालय में हो, 1, 2 या 2 से अधिक कहीं कितने में भी हो सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार याद रखिएगा, यहाँ भी लगातार था, कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, अगर जज नहीं है तो कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो उच्च न्यायालय में। ठीक है, या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में, और वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। अगर केवल वह विधिवेत्ता है तब भी वो डायरेक्टली वहाँ पे बन सकता है। तो ये 2 कंडीशन हो गई और तीसरी कंडीशन ये हो गई, ये आपको याद रखना है। इन तीनों में से कोई भी एक अगर वो फॉलो करता है, कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता वाली स्थिति में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या इसके ऊपर के किसी न्यायिक पद पर, अगर न्यायिक पद पर है, जज के रूप में है, तो वो भी मान्य होगा। चलिए अब देखते हैं शपथ कौन दिलाता है इनको, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124(6) में शपथ का प्रावधान है, ओथ का प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के पहले, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। तो शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा, या प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वो अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है इसके लिए तो वो उसे शपथ दिलाएगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ये ध्यान रखिएगा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है। भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन भी लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो किस चीज़ की शपथ लेते हैं, तो आपको इन तीनों पॉइंट को याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, मतलब 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं और इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जैसे इनका अगर 65 वर्ष पूरा हो जाता है तो इनको इनके पद से हटना होता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर भी अपने पद से रेजिग्नेशन ले सकता है, अपने पद को छोड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं कुछ ये एक नोट है, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा अनुच्छेद 124(2) को जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की आयु प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो एज की कोई बात होगी तो इसके माध्यम से किया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इनको हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है। हम तक तो हमने इनके नियुक्ति की प्रक्रिया देखी और इनकी हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है। तो 124(4) में इसका उल्लेख मिलता है हटाए जाने का, और इसमें महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इनकी जो प्रक्रिया है बिल्कुल उसी तरह से है जो राष्ट्रपति की जैसे होती है। तो इसमें लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कैसे हटाएंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, और 124(5) के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। यानी कि संसद जो है वो प्रक्रिया बना सकती है कि न्यायाधीशों का रिमूवल कैसे होगा। तो देखिए अभी क्या व्यवस्था है, कैसे हटाते हैं। तो न्यायाधीशों को हटाने जाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ होती है, संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। और इसके लिए क्या है, लोकसभा से अगर शुरुआत होती है तो 100 सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। इतने लोगों का हस्ताक्षर करके ये सभापति को, अगर आप जाते हैं लोकसभा में तो स्पीकर को देंगे, राज्यसभा में सभापति को देंगे। अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्ताव जब स्वीकार किया जाएगा, ठीक है, स्वीकार किए जाने पर 3 व्यक्तियों की समिति गठित होगी। कितने व्यक्तियों की, 3 समितियों की। लेकिन अगर प्रस्ताव ही न स्वीकार करे अध्यक्ष या सभापति, तब फिर इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी और वहीं से वापस हो जाएगा। जैसा कि अभी जल्दी ही हुआ था भारत में जब इसके पहले हमारे जो चीफ जस्टिस थे उनके लिए राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ठीक है, जो रंगनाथ मिश्र थे इसके पहले हमारे जो राष्ट्रपति, उनके लिए आया था। ठीक है, तो सर्वोच्च न्याय इसमें देखिए, जब ये एक्सेप्ट अगर हो जाता है तो अब तीन व्यक्तियों की कमेटी बनती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है या अन्य न्यायाधीश होते हैं, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक पारंगत विधि वेत्ता होता है। तो इसको याद रखिएगा कौन कौन से लोग होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर एक पारंगत विधि वेत्ता होना चाहिए। इन 3 सदस्यीय जो कमेटी बनती है उसमें, और अब ये क्या करती है, यह समिति जो है न्यायाधीश को कदाचार का दोषी अगर नहीं पाती है तो यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो इसका क्या सिस्टम है कि कदाचार का दोषित अगर राष्ट्रपति पाया जाता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अगर कदाचार का दोषी नहीं है तो यह प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है, और यदि दोषी पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो। एक तो बहुमत से पारित होना चाहिए, बहुमत का मतलब होता है कि जितने कुल सदस्य हैं मौजूदा उनका हाफ से एक अधिक, ठीक है, हाफ से एक अधिक जितने होते हैं उसके हाफ से एक अधिक, और उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है। लेकिन अभी तक हमारे भारत में अभी तक कोई भी जो जज है उसको इस प्रक्रिया के माध्यम से अभी तक नहीं हटाया गया है। प्रक्रिया के माध्यम से अभी तक इसको किसी को भी नहीं हटाया गया है। अभी तक के इतिहास में अगर बात करें तो देखिए ये 124(4) में इसका जिक्र है, और ये इसमें लिखा गया है कि यह प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। एक ही सत्र में, 2 सत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 सत्र होते हैं। बी रामास्वामी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यदि न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा भंग हो जाए तो ये जो संकल्प है वो क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश बी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया। तो अभी तक कोई भी महाभियोग का प्रस्ताव किसी जज के खिलाफ सफल नहीं हो सका है। अब इनके वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। तो इसकी बात की गई है 125(1) में की गई है। वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगा वही उनको वेतन दिया जाएगा।
ठीक है। जब तक संसद निर्धारित नहीं करती तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा। वेतन की बात अगर अनुसूची की करें तो किस अनुसूची में की गई है? दूसरी अनुसूची में। न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, अवकाश आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 125(2) में किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। इनकी जो प्रत्येक न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम माह का जो वेतन होता है उसका 50% पेंशन के रूप में इनको दिया जाता है। न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, अधिकारों तथा कार्य शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सरकार खुश नहीं है तो उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन कर दे। ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अगर लागू हो जाती है, वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो इनके वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना टाइम में, हालांकि वित्तीय आपातकाल लागू तो नहीं हुआ था, लेकिन जजों ने अपनी सैलरी कम कर ली थी, डोनेट कर दी थी। ठीक है। तो न्यायाधीशों की आय जो होती है आयकर से मुक्त नहीं है। इनको जो सैलरी मिलती है उसका इनकम टैक्स भी इन्हें देना होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और हमारे संविधान में कुछ एडहॉक जजेस की बात की गई है, जो आर्टिकल 127 में डिस्कस किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, तो एडहॉक बेसिस पे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि वो जिस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करता हो। ठीक है। जिसका डिस्कस हम लोगों ने अभी पहले कर लिया था। और ऐसा तब होता है मुख्य रूप से जब किसी न्यायाधीश का स्वास्थ्य ठीक न हो या किसी अन्य कारण से वह अपना कार्य न कर पा रहा हो, ऐसी स्थिति में ही एडहॉक जजों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे क्या करना होगा? उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा जिस न्यायालय से एडहॉक जज को बुलाया जा रहा हो। ठीक है। जिस न्यायालय से उच्च न्यायालय से एडहॉक जज को लेना होता है और उसे राष्ट्रपति की भी सहमति लेनी होती है। ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट है कि जो एडहॉक जज होते हैं उसके रूप में नियुक्ति न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होगा तब उसे वे सभी अधिकार, शक्तियां या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होता है। यानी कि जो एडहॉक जज है उसको भी उतना ही अधिकार, वही सारी अधिकार, विशेषाधिकार, शक्तियां सब मिलेंगी जो एक परमानेंट जज को मिली होती है। चलिए अब इनके जो कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज, इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 128 में प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हों, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन हो। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र अगर होगी तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है कि 65 वर्ष तक ही कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। चलिए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति की परमिशन, पूर्व सहमति लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर उपयुक्त कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर अपनी सहमति नहीं देता। अब ये सहमति मांग रहे हैं, जब वो एग्री हो जाएगा तभी वो कार्य करेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। सेवानिवृत्त न्यायाधीश यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में है तो भी वह तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं माना जाता, हालांकि वह न्यायाधीशों को मिलने वाले सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। यानी कि टेक्निकल रूप से अगर देखें तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में है तो वह तकनीकी रूप से न्यायाधीश
नहीं माना जाता है। हालांकि न्यायाधीश को मिलने वाले सभी अधिकार और विशेषाधिकारों का वो हकदार होता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। जरूरी नहीं कि अन्य न्यायाधीशों के बराबर, जो परमानेंट न्यायाधीश है उनके बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। जो राष्ट्रपति तय करेगा वही उनको वेतन भत्ते और सैलरी मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उसकी जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस का क्या प्रावधान है? तो इसके बारे में 126 आर्टिकल 126 में प्रावधान है कि यदि कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या वह अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा जब तक कि मुख्य न्यायमूर्ति पुनः अपने पद को ग्रहण न कर ले। ठीक है, तो अब यह तय हो चुका है कि मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश ही पद पर बैठेगा। जो सबसे मोस्ट सीनियर जज होगा चीफ जस्टिस के बाद, वही उस पद पर बैठेगा। अब पद की रिक्ति के बारे में देख लेते हैं। अगर वैकेंसी या पोस्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निम्नलिखित तरीकों से रिक्त हो सकता है। कैसे? 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले, या फिर 65 वर्ष से पहले असामयिक मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दे, या फिर उसके ऊपर कदाचार साबित हो जाए, या असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी कंडीशंस हैं जिसके माध्यम से चीफ जस्टिस को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेज को अपने पद से मुक्ति मिल सकती है या उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। कुछ प्रक्रिया और है। संविधान में राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा गया है, परंतु प्रचलन में यहाँ पर भी इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। संविधान की अगर बात करें तो उसमें जो महाभियोग शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया है, जिसका डिस्कस हम लोगों ने अभी पहले भी कर लिया था। तो बस आज हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।